ताजमहल ईदगाह की करें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर करें। इस समय स्टूडियो में भी हमारे साथ में मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाफिज सरवर जी मौजूद हैं और हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य शैलेश तिवारी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहते हैं कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से फैसला जो है वो आने वाला है ज्ञानवापी को लेकर, क्या लगता है? नैना जी, देखिए, सूरज को बादल बहुत ज़्यादा समय तक ढक कर रख नहीं सकता। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में मुगल शासक लोग आए, आक्रांता आए और देश में आने के बाद सबसे पहले यहाँ की हमारी धर्म और संस्कृति को तोड़ फोड़ किया। औरंगजेब भी आए, औरंगजेब ने तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, नाश किया, सबको पता है। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मुस्लिम समाज से मैं आज आग्रह करता हूं, हमारे भाई हैं, इस देश में ही रहेंगे और इस देश के ही निवासी हैं, देश में अस्थिरता ना पैदा होने दें। आपको अगर कानून पर विश्वास है तो कानून को काम करने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। सर्वे होने से दूध का दूध, पानी का पानी पता चलेगा। हमें पूरा पता है कि भारत का इतिहास हजारों वर्षों से वहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर में पूजा होती आ रही है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को कैसे औरंगजेब ने तोड़ करके और वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए अब जरूरत है कि सर्वे करा करके और मंदिर की विश्वसनीयता को दिखाया जाए दुनिया के सामने। और श्रृंगार गौरी में जो लगातार नित्य पूजा होता था, वह पूजा 1991 के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन लोगों ने वर्ष में एक बार पूजा का प्रावधान किया। और इसके बाद आज जो हमारे 5 माताओं ने अर्जी दाखिल किया है कि हमें एक दिन क्यों, हमें श्रृंगार गौरी में रोज पूजा करने की जो है अनुमति मिलना चाहिए। इसलिए आज जरूरत है सबसे पहले रोज पूजा हो वहां श्रृंगार गौरी में, अनुमति हमें प्रशासन न्यायपालिका हमें सबसे पहले निगाहें जो आचार्य जी हमारी हैं वो आज कोर्ट के फैसले को लेकर हैं। हाफिज सरवर साहब, बमुश्किल 40 मिनट का वक्त बचा है जब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। आपको उम्मीदें हो सकती हैं कि आपके पक्ष में फैसला आए या मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा है उसके पक्ष में फैसला आए, लेकिन अगर खुदा ना खासा फैसला नहीं आता तो आगे क्या? नहीं, फैसला तो देश के पक्ष में आएगा। देखिए, भारत एक दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सरकारें हैं, यहाँ जुडिशरी है, यहाँ संविधान है। तो मैं तो स्वयं तो कहता ही हूं, मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूं, विशेषकर मुस्लिम समाज से कहता हूं, अदालतों के किसी भी मामले में आप इंटरफेयर न करें और अगर करना हो तो जो लीगल प्रोसीजर उससे आप करें। जैसे लोअर कोर्ट पर अगर आपको लग रहा है कि शायद न्याय नहीं मिला तो आपके लिए आगे के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जो कम्युनल टेंशन वाराणसी और उसके इर्द गिर्द, बल्कि पूरे देश में, इसी बीच वकील जो क्या कह रहे हैं वहां के एक दफा जरा सुना देते हैं। You should be aware of this thing. Thank you. Yes. पहले दिन सबके अपने अपने पक्ष यहाँ पर रखे गए हैं और जिस तरह से अब से कुछ देर के बाद में फैसला आना है, विशेष तौर से जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो बने रहेंगे या नहीं। हाफिज सरवर जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि क्यों नहीं आखिर तहखाने की तरफ जाकर भी अगर वीडियोग्राफी होती है तो फिर किस बात से ऐतराज है? अगर आज फैसला जो भी आता है तो क्या उसे स्वीकार किया जाएगा या फिर पहले वाले फैसले की तरह आपत्ति जताएंगे? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा देश सुनता है। अदालत तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है और दुनिया सुनती है तो कहीं ना कहीं माइंडसेट यहां से भी बनता है। तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहूंगा, केवल गौरी श्रृंगार का विषय नहीं है, और भी जो बातें सामने आ रही है लगातार, जैसे चाहे वो तहखाने की बात कही जाए, वहां खंडित मूर्तियों का हवाला दिया जाए, या फिर अब मैं 1-2 कदम आगे जो राष्ट्रीय धरोहर पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। अब कुछ देर में उसकी भी सुनवाई अब हो जाएगी। काशी का मसला है, मथुरा का मसला है। इन तमाम मसलों पर सरकार और दोनों धर्म के धर्मगुरु और स्कॉलर्स को अब कम से कम डायलॉग का वातावरण बना लेना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आपने बहुत बेहतर बात कही सर। मेरा एक सवाल है सर कि जो सच्चाई है उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर एक पक्ष ये दावा कर रहा था कि भाई तहखानों में हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप हमें देख लेने दीजिए एक बार, कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पहुंच और व्यवधान पैदा कर लिया गया, क्या उसको सही मानते हैं आप?
एक बहुत प्रसिद्ध शेर है जो लोग आम शब्दों में कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हाँ। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो मैं इसके जवाब में कहता हूं सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। ये मेल शब्द जो मैं कह रहा हूं, जो दृश्य अब तक वहां दिखे, कोर्ट कमिश्नर को अंदर ना जाने देना, फिर यह बयान देना कि हिंदू अंदर नहीं आएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि यह बयान दिया गया है कि नॉन मुस्लिम्स नहीं आएंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक, अमर्यादित और गैर इस्लामी, गैर समाजी और भारत के कल्चर के बिल्कुल विपरीत था। मैं इसका शुरू में भी विरोध कर चुका हूं आपके चैनल पर, आज मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से बेलगाम होकर दोनों पक्षों की तरफ से बयान दिया जा रहा है, इससे लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है। भारत मैं के आचार्य संविधान शैलेश का तिवारी की वजन- बात जाऊं, गुलाम सरवर साहब मुझे खाली एक बात बता दीजिए कि बहुत पक्ष ये गढ़े गए कि जिस वक्त उस वीडियोग्राफी वाली टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया था वीडियोग्राफी करने के लिए, कहा गया कि भाई गैर मुस्लिम, गैर नमाजी लोग वहां नहीं जा सकते, सिर्फ वही जा सकता है या तो वहां का सुरक्षा कर्मी है या फिर वहां सुरक्षा नमाज कर्मी गैर पढ़ते मुस्लिम हो। है या नहीं, ये भी तो सवाल आएगा। नहीं नहीं, ना। मैं कह रहा हूं कि ये दलील दिया गया कि वही लोग जा सकते हैं, ऐसा है क्या? सर, इससे आप अंदाजा तो लगा लीजिए कि कितनी ओछी दलील, इसको मैं कह रहा हूं ओछी। जहां सुरक्षा कर्मी आज नहीं, वर्षों से वहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो लगे हुए हैं, तो सुरक्षा कर्मी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है। तो कब किसकी ड्यूटी लग जाए? हाफिज जी, पहला जो आदेश आया था सर्वे को लेकर, उसमें कई तरह की आपत्तियां जताई गई, अलग अलग उल जुलूल भी कई तरह के अपने तर्क दिए गए, लेकिन आज जो भी अगर फैसला आता है उसे स्वीकार करेंगे आप? मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि बार बार तहखाने की अगर वीडियोग्राफी की बात हो या फिर उस प्रांगण के अंदर जाने की बात होती है तो वहां पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं वाराणसी के प्रबुद्ध मुस्लिमों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो किसी के बाप की जागीर नहीं है मस्जिद। मस्जिद और मंदिर जो है ये भगवान और खुदा का घर होता है। वाराणसी के मुसलमानों से मैं कहता हूं कि आप अंजुमन कमेटी और फला और चिला के चक्कर में न पड़े। ये लोग किसी के उंगली के इशारे पर चल रहे हैं। आप स्वयं बाहर आए। किसके इशारे पर? मैं वहां भी आ जाऊंगा। मैं वाराणसी के प्रबुद्ध मुसलमानों से कहता हूं, इन तमाम इंटेलेक्चुअल से, आप बाहर आए, आप इसका समाधान स्वयं करें। जाना सर ये भी जरूरी है किसके इशारे पर चल रहे हैं अंजुमन जो कमेटी है। अंजुमन के लोग, मैं डे 1 से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और बड़ी ठोक कर मैं कह रहा हूं, मैं हल्की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इस देश को पोलराइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां गेम करती हैं, उसी गेम का एक पार्ट है अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी और सचिव और जो भी उनके ओहदेदार हैं, कौन सी जिनका पार्टी बयान बैक आया। कर रही है उन्हें? बिल्कुल पोलराइज किया जा रहा। कौन सी पार्टी कर रही है? पार्टी है, आप समझ लीजिए कौन सी पार्टी है। आप एक उदाहरण दूंगा, आप मान जाएंगे। उदाहरण ये है कि जिन लोगों ने दिन के उजाले में कैमरे के सामने, आपके कैमरे के सामने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मैं सर्वे होने नहीं दूंगा, मैं कोर्ट अगर बोले कि गर्दन काट दो तो क्या मैं काट दूंगा, क्या कोर्ट की अवहेलना का मुकदमा उन पर नहीं होना चाहिए? क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्यों वो सुरक्षित हैं अब तक? क्यों वो घर में बैठे हैं अब तक? और क्यों लगातार वो बयान दे रहे हैं सर अब तक? इसका मतलब आप समझ जाइए। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, देश समझदार है। यानी कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर बहुत ऐसा कुछ है जो कहीं ना कहीं लोग नहीं चाहते कि वो जनता के सामने आए, नहीं चाहते कि उसकी वीडियोग्राफी हो, लेकिन फिर भी आचार्य जी कई इस तरह के सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात पे मोहर लगाते हैं कि उस जगह पर, ज्ञानवापी पर, उस जमीन पर मंदिर था। वहां पर अभी भी मूर्तियां जो इस बात को प्रमाणित करती हैं, वहां पर कई इस तरह के चिन्ह जो हैं वो दीवारों पर अभी भी अंकित हैं। जी नैना जी, जिस प्रकार हमारे सहयोगी गुलाम भाई जी बता रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं वह सरकार को अस्थिर करने और सरकार अस्थिर हो यह पूरे देश देखे, ऐसा काम करने के लिए लोगों को उकसा रही है और उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। अब मुस्लिम समाज को पूरी तरह धैर्य के साथ जो सत्य है उसको धारण करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वह पूरा इतिहास, पूरा दुनिया जानता है कि हमारे देश में कैसे मुस्लिम आक्रांता लोग आए, आकर के हमारे मंदिरों को ये एक अलग बहस है। मंदिरों को एक अलग बहस है। अब हमारा जो श्रृंगार मेरी अलग आपत्ति होती है, आक्रांता और इत्यादि इत्यादि। आप बीच मत बोलिए भाई साहब। श्रृंगार गौरी में पहले लगातार पूजा होता था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो श्रृंगार गौरी की पूजन वर्ष में एक बार कर दिया गया, और इसके बाद अब आप देखिए हमारी जो माताएं हैं, जो 5 माताओं ने जो अपील किया है कोर्ट के सामने कि यह पूजा 365 दिन होना चाहिए, तो 365 दिन होना चाहिए। इसके साथ साथ
हमारा वह मंदिर था। सर्वे में पूरी तरह से जांच आना चाहिए। हमारे मंदिर के तहखाने हैं, अभी भी वहां बाबा विश्वनाथ जी हैं, वहां अभी गणेश जी हैं, पूरा शिव परिवार है वहां पर। आप देखना, ये देख दलील करके दी जा रही है आचार्य बताइए, जी। जिस तरह नंदी भगवान हाँ। अपने शिव भगवान के सामने मुख करके होते हैं, हाँ। और मस्जिद जो है उसमें भगवान शिव का हमारा शिवलिंग है। इसलिए आज जरूरत है कि लोगों के सामने, यह सबको सामने पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। सर्वे रिपोर्ट आए, इसके बाद वहां मंदिर पहले हो। सर्वे हो तो सही, अभी तो सर सर्वे पर ही संकट के बादल हैं। उस मुस्लिम सर्वे को समाज- चैलेंज कर दिया गया। मुस्लिम समाज सर्वे के जो जो है, कमिश्नर ना बनाए तो गए, कानून पर विश्वास उनकी करती है। इंटीग्रिटी को लेकर के चैलेंज कर अनंत दिया जी, गया जी। आज जो धर्मगुरु बैठे हैं मुस्लिम समाज के, या लोगों से अपील करें, ये तो मानते हैं कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, कानून जो है अच्छा कर रही है, लेकिन वहां जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं लेकिन नहीं है आचार्य वो जी, भी। लेकिन आचार्य उन जी, ये लोगों बात का खुद विरोध हाफिज जी कह भी रहे हैं बहुत कि ज्यादा उनसे है। सहयोग के, लेकिन आप राजनीति इतने का बड़े भी आरोप चैनल लगा पर रहे हैं। बैठकर 3 बार अब तक आपने समाजवादी समाजवादी कह दिया, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य शैलेश जी, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी पार्टी का माने ये कर रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं बनी, आप मैं किसी धर्मगुरु पार्टी हैं। का नहीं, आप मैं- बिल्कुल मैं निष्पक्ष as a होकर धर्माचार्य- भावनाओं से मैं ग्रसित होकर जानता बात हूं, होगी तो हल जो नहीं होगा। हुआ है वह पूरा देश जानता है। कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कैसे मुलायम फिर सिंह एक यादव बार आपने ने एडिशनल राम बढ़ाया। मंदिर मुद्दे पर कार से होकर गोली चलाई, क्या पूरा आप देश नहीं जानता है? समाजवादी को पूरा देश छोड़िए। जानता है। इसलिए मैं मानता अभी हूं जो कि उत्तर आप प्रदेश की अभी- सरकार है, आप उस पर अभी भरोसा अपील है कि कीजिए। नहीं आपका? मुझे पूरा विश्वास है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी जी की तो सरकार है, मैं तो साधु यही संतों की विनती करता सरकार हूं है। कि सरकार कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करवाए। वहां के लोग आचार्य ऐसे शैलेश तिवारी जी, मैं वापस हटूं सर आपके पास। कोर्ट का विरोध न कर जी। सके। बाधा ना लाने दे। शैलेश तिवारी जी, मैं आप वापस आ रहा हूं सर। मैं छोटा सा सवाल हाफिज सरवर साहब आपसे रहेगा। आज आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि सबको कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। मुझे बताइए कि जब 5, 6 और 7 तारीख को 2 दिन तक वो कमीशन लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरीके से वो परिसर के अंदर जा पाए, तो हाफिज सरवर साहब कहां थे? क्यों नहीं वाराणसी पहुंच करके वहां खड़े हो गए कि मैं खड़ा हूं यहां पर, आप जाइए अंदर, कोर्ट के आदेश का पालन करवाइए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज मुझे लगता है या फिर कि तमाम वो लोग जो कि आपकी बिल्कुल, सोच से बिल्कुल, इत्तेफाक बहुत रखते हैं। अच्छा सवाल। मैं हाँ। इसके लिए पहले आपको बधाई दूं। हाँ। पिछले 75 वर्षों से, जब से देश स्वतंत्र हुआ, हाँ। जो मुसलमानों के परंपरागत नेतृत्व थे, हाँ। जो ट्रेडिशनल हमारे लीडरशिप हैं, हाँ। वो पहले ही सवाल के घेरे में हैं। हाँ। हम लोग तो अब जुमा सर, दिन, मैं तो उन लोगों आप से सवाल को मैं पूछता बधाई हूं। देता हूं कि आप लोगों ने सरवर चुनकर- साहब, मैं तो उन लोगों से सवाल पूछता हूं, जिस वक्त भारत आजाद हुआ सबसे ज्यादा भारत के अंदर मुस्लिम रियासतें थीं, यानी कि वर्ग संपन्न था, जो तथाकथित एक वर्ग के लीडर बनकर बैठ गए थे, कहते हुए कि इस कौम के लीडर हम लोग हैं। 75 सालों में क्या दिया कौम को? मैं वहीं ला रहा हूं सर। आपने ये सवाल चूंकि उठाया कि आप वाराणसी क्यों नहीं गए, मैं आज कैमरे पर आपके कह रहा हूं। भारत का मुसलमान सुन रहा होगा, नौजवान जरूर सुन रहा होगा विशेषकर, और आप नौजवानों को भी सुननी चाहिए। ये जो हमारे परंपरागत नेतृत्व थे, जिन्होंने कहा, बिल्कुल स्वघोषित स्वयंभू सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के हम अकेले रहनुमा हैं। स्वर्गीय है, पहले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, जितने प्रधानमंत्री आए वो केवल उन्हीं से वार्ता करते थे। और दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार के भी मुखिया तो नहीं मिल सके, लेकिन गृह मंत्री उन्हीं से मिल रहे हैं। और एक बात बताऊं कि हमारे संघ के माने प्रमुख जो हैं वो भी उन्हीं से मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सारे रिजेक्टेड लीडर हमारे हैं, जिन्होंने मुख्य धारा से मुसलमानों को काटने का काम किया। अगर इन लोगों ने सही नेतृत्व दिया होता, सही दिशा निर्देश दिया होता, तो आज मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ा होता। इनके नेतृत्व में सच्चे कमेटी की रिपोर्ट दे दी गई हमको। इनके नेतृत्व में मुसलमानों को बताया गया कि भारत के तमाम लोगों में सबसे पिछले पायदान पर तुम खड़े हो। इनके नेतृत्व में सरवर साहब, मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी उसी लीग के आदमी हैं। असदुद्दीन ओवैसी तंज कसते हैं ट्वीट करके 5 एकड़ जमीन और ले लो, जो बनाना है बना लो। असदुद्दीन, हाँ, डॉट था, मतलब सबको समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि खून खराबा हो जाएगा, धार्मिक स्वाद बिगड़ जाए। कैसे भाई साहब? कहीं नहीं बिगड़ा। देखिए, क्या हाफिज सरवर किस सोच से मुतालिक होने वाले लोग क्या पूछ रहे हैं ओवैसी से कि भाई तुम कौन हो बताने वाले? देखिए, कोर्ट, हिस्ट्री
और सरकार, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। भारत को पहले समझना है कि भारत है क्या, भारत ने किन किन को झेला है और आज भी भारत झेलने के लिए सक्षम है। ये मैं कह रहा हूं, सक्षम है। ये चीज जो ओवैसी साहब की बात आपने की, ओवैसी साहब के स्वर्गीय पिताजी जिनको सालारे मिल्लत कहा गया, ये दुर्भाग्य हमारा, मैं कह रहा हूं कैमरे पर, हो सकता है लोग विरोध करेंगे और विरोध से डरना भी नहीं चाहिए। सच कहना अगर जुर्म है तो कहीं डाला जाए। ये याद होगा बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट पर जो बयान इनके आ रहे थे, वही बयान अब ओवैसी साहब के आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं ओवैसी साहब से भी, आपके चैनल से, क्यों डायलॉग नहीं हो सकता क्या, वार्ता नहीं हो सकता क्या, आप सरकार से बात नहीं कर। आशुतोष भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आशुतोष, वहां पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि 12 बजने को है, किसी भी वक्त अब फैसला सुनाया जा सकता है। बिल्कुल, अब हलचल तेज हो गई। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसी कोर्ट में रवि कुमार दिवाकर हैं, वो बैठते हैं और अब से आधे घंटे बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद फैसला आने की उम्मीद ये जताई जा रही है। और आज का दिन बेहद अहम है और आज सिर्फ न पूरे बनारस बल्कि पूरे देश की निगाहें इस ज्ञानवापी मसले को लेकर टिकी हुई है। और इसी अदालत से आज दोपहर 12 बजे के आसपास फैसला आएगा। और इसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर अदालत परिसर के यहाँ पर जो फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे शहर की अगर बात करें तो जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो मंदिर परिसर है वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी तरह की जो कोई भी अगर अपनी घटना हो सके उसे रोका जा सके, क्योंकि ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण न सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए बल्कि उतना ही मुस्लिम पक्ष के लिए भी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होने से हिंदू पक्ष को रोकने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। हमने देखा था कि जब सर्वे जो 6 तारीख को स्टार्ट हुआ था तो उस दिन किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग थे लगभग 10,000 की संख्या में वो सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि उन्होंने कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन जुमे की नमाज को अदा करने के बहाने वो सड़कों पर उतरे थे। और कहा यह जा रहा है कि वो सिर्फ सड़कों पर उतरना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था। और उसके बाद फिर हमने 7 तारीख को देखा कि किस तरीके से मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए 500 की संख्या में, जैसा कि कहा जा रहा है कि 500 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे और उन लोगों ने सर्वे टीम को अंदर जाने से रोक दिया था। इसके साथ साथ हमने देखा कि न सिर्फ मस्जिद परिसर के अंदर सड़कों पर बल्कि अदालत में भी जो मुस्लिम पक्ष है उसने कड़ी दलीलें दी, उसने एक के बाद एक दलीलें दी कि ताकि जो सर्वे है उसे रोका जा सके। इसके साथ साथ जो तहखाने की जो ताली है उसको लेकर भी बहुत सारे जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से कल एक बार और एक ये दलील दी गई, चूँकि ये जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लिहाजा वहाँ पर लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है, अन्य तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो की जाती है। ऐसे में आप मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके आप देखना यही होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि खासतौर से आशुतोष जैसी नजदीक समय आएगा मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन सरवर साहब मुझे बताइए जरा, जिसका जिक्र आशुतोष भी अभी कर रहे थे कि अगर आम लोग ये समझते हैं कि कोर्ट के फैसले का अक्षरशः पालन होना चाहिए, तो अचानक से सर्वे वाले दिन हजारों लोग वहां पहुंच गए नमाज अता करने के लिए। मस्जिद के मौलवी को ये ऐलान करना पड़ा कि भाई यहां पर जगह नहीं है, आप कहीं और जाकर नमाज पढ़िए। तो इससे तो बात स्पष्ट हो गई ना कि आम दिनों में सामान्य तौर पर शुक्रवार वो पहला तो था नहीं जीवन में। जब से वहां नमाज पढ़ी जा रही है तो कितने शुक्रवार आए होंगे। एक मैक्सिमम कैपेसिटी भी होती है और उपस्थिति का अंदाजा इमाम को होता है कि हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, लगभग 10-5 कम या ज्यादा। लेकिन अचानक आप अगर मैंने जहां 500 आते थे वहां अगर 1000 आ रहे हैं तो मतलब है कि कोई टीम वर्क हो रहा पीछे। अरे वो टीम वर्क किसका है, पूछ रहा हूं आपसे। आप खुलकर बताइए ना। नहीं ये मैं क्या बताऊं, और सरकार क्या कर रही है। सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, डीएम साहब क्या कर रहे हैं, एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं वहां। ये प्रश्न है चूंकि प्रॉपर्टी जो है वहां की बार-बार बात कही जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी का केयर टेकर जो होता है वो जिला का अधिकारी होता है। लेकिन एक बात ये तो तय है कि अगर वहां पर प्रशासन कार्रवाई करता तो उसके बाद में फिर वही विक्टिम कार्ड खेला जाता। आप ये समझिए कि जब अलविदा की नमाज थी तब भी इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठी आज तक नहीं हुई। ये
वहां के दुकानदार भी कहते हैं। लेकिन अचानक से जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंचती है, अचानक कितने लोगों की टीम उसी दिन नमाज अता करने के लिए आती है, इबादत का वही दिन उनको नजर आया, और वही अगर पुलिस वाली कार्रवाई होती तो फिर वही आप भी यहाँ पर विक्टिम कार्ड लेकर बैठे होते। देखिए ये शब्द जो है ना, विक्टिम कार्ड, मैं जरा सा इस पे भी करूं। ये बड़े ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं, हमारे लीडरों ने डाले हैं। आपको याद होगा जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा आडवाणी जी ने शुरू की थी, सागर से सरयू, तो उस यात्रा में तमाम जगहों से वो मैंने मजे से यात्रा होता चलाया, न कहीं दंगा न फसाद। वो यात्रा पहुंच गया, झारखंड भी पार कर गया, बिहार आ गया और समस्तीपुर में वो गिरफ्तार कर लिया गया। ये था एपीजमेंट। उसके बाद जस्ट उसके एक चंद दिनों बाद जो अक्टूबर का डेट ऐलान था, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी कार सेवकों पर। यह था मुस्लिम एपीजमेंट। मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस देश में दो धड़ा बनकर कहीं मुस्लिम एपीजमेंट, और अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा वो हिंदू एपीजमेंट हो रहा है। यानी खुश करना, अरे साहब विक्टिम कार्ड खेलने के डर से यानी हम कलेजा पीटेंगे, तो इसका मतलब आप कानून को मतलब सरवर साहब देखिए, ऐसा इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो बहुत कुछ आज मिलने वाला नहीं है सर। मेरा सवाल सिर्फ सरवर साहब ये है कि अगर हाफिज सरवर के समान विचार वाले लोग और भी होंगे सर, आपके सगे संबंधी, आपके जानने वाले और भी होंगे, उस वक्त खामोशी क्यों रहती है जब 2 दिन तक सर्वे लगातार टाल दिया जाता है? वो 48 घंटे के बीच में आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही थी? वो 48 घंटे के बीच में क्यों नहीं ऐलान किया गया कि भाई जो भीड़ आप लगा रहे हैं इनको अलग हटाइए? उस वक्त क्यों नहीं किया गया कि अंदर जो हिंदू पक्षी वकील दावा कर रहे थे कि मैंने पहली बार देखा कि खौफ क्या होता है, अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, पुलिस ना होती तो जाने हमारा क्या होता? उस टाइम क्यों नहीं दावा कर लिया गया कि भाई अंदर से आप बाहर आइए, कमीशन वहां पर गया, अपना काम करने दीजिए? वो 48 घंटे खामोशी क्यों थी? मुझे उनके शब्दों पर भी आपत्ति है जो ये कहते हो सर, आप किसी के शब्दों पर आप आपत्ति जताइए, मुझे 48 घंटों में बताइए हाफिज सरवर साहब, वो 48 घंटे खामोशी क्यों थी? 6 और 7 तारीख को खामोशी क्यों थी? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये कह दूं कि जिन लोगों ने ये कहा कि खौफ का मंजर था, मैं कहता हूं वो झूठ कह रहे थे। वहां ऑलरेडी पहले से सीआरपी और पीएसी दोनों को डिप्यूट करके रखा गया। आज नहीं किया गया। साहब अगर उनकी मौजूदगी में अगर खौफ का मंजर है तो क्या सोच रहे हैं? नहीं, यही तो बात है। आप इतने समय तक आपको वो खामोशी नजर आई और अब आपको वो उनके शब्द गलत लगने लगे। चर्चा जारी रखेंगे। लग रहा है कि अब रोक नहीं पाएंगे, आपके शब्दों से लग रहा है योगी जी के कुशल नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगवा रहे हैं। परिसर के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा थी, अंदर नहीं। ये टेक्निकल बात समझने जरूरी है जो फिर भी अगर सरवर साहब ये कह रहे हैं कि अंदर वहां पर ऑलरेडी अगर इतने सुरक्षा बल तैनात है, अगर इसके बावजूद अगर सुरक्षा का भाव है, आप समझिए कि किस तरह से खौफजदा होंगे। ये समझिए कि वहां पर माहौल क्या बनाया गया। लगातार आज 1 हफ्ते से लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं, और केवल आपके चैनल पर नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है। जारी रखेंगे। सुनिए प्लीज, अब से कुछ देर के बाद में फैसला आना है। हमारे साथी लगातार वहां से मौजूद हैं, वहां की हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 15 मिनट का वक्त बाकी है ज्ञानवापी को लेकर, और साथ ही साथ सर्वे या कोर्ट कमिश्नर पर क्या फैसला होगा ये स्पष्ट हो जाएगा अब से कुछ देर के बाद में। रविकांत के पास में कुछ अपडेट है। जी रविकांत। देखिए ना, इस फैसले के जो मायने हैं वो सबको समझने चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है ये किसी सरकार के कहने पे, किसी पॉलिटिकल लीडर के कहने पे नहीं हो रही है। क्योंकि वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ है उसमें सबसे यही अपील की जा रही है कि ये कोर्ट का फैसला है और भारत के संविधान के मुताबिक कोर्ट के फैसले जो है वो दोनों ही पक्षों को मानने चाहिए। कल भी हिंदू पक्ष की तरफ से और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये अपील किया कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं कोर्ट के फैसले पर इस तरीके से टीका टिप्पणी ना करें, जो कि फैसला अभी आया नहीं है। बस 10 से 15 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरी कचहरी के अंदर हैं, जिला अदालत के अंदर, ताकि नैना किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। आपको यकीन नहीं है, आपको क्या लगता है कि फैसला आपके अगेंस्ट में आने वाला है, लेकिन आज कोर्ट अब से 10 मिनट के बाद ये साफ कर देगा कि इस पूरे मामले में जो भी दोनों पक्षों ने दलीलें रखी हैं, किसके साक्ष्य उसको मजबूत लगे, किसके साक्ष्य में उसको दम लगा। जो हिंदू पक्ष ने कहा क्या उसमें कोई एविडेंस था,
बिल्कुल। जो मुस्लिम रविकांत, मैं वापस लौटूं, इसी बीच हमारे विरोध सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं। अंकित, क्या आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर? देखिए, जैसे रविकांत बता रहे थे, अनंत सुरक्षा जबरदस्त है और कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा इसको ब्लॉक कर दिया गया था। अभी भी आप सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी देखेंगे और ये जो पूरा मेन गेट है जिला और सत्र न्यायालय का वाराणसी में, आप इस वक्त भी देख सकते हैं सीनियर अधिकारी अंदर जा रहे हैं और लगातार पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला है या आगे की अदालतों में जाने का फैसला है, ये एक लीगल राइट है। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर किसी को भी कोर्ट के कम से कम ऑर्डर का अवमानना नहीं करनी चाहिए। अगर ऑर्डर अभी बोला जा रहा है कि उसकी वीडियोग्राफी हो तो उसको रुकावट नहीं डालनी चाहिए। उसी के साथ साथ दोनों पक्षों को ऊपरी अदालतों में जाने का पूरा अधिकार है इस ऑर्डर के खिलाफ। लेकिन आज जो 4 अहम बिंदु हैं जिनके ऊपर जज जो हैं आज वो तय करने वाले हैं। एक, सबसे पहले कि जो निष्पक्षता पर, एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, क्या वो उससे सहमत हैं या नहीं हैं, क्या उनका विश्वास एडवोकेट कमिश्नर में है। और इसमें अनंत एक जरूरी बात ये भी समझने की है कि आप कैसे तय करेंगे कि वो किसी तरह से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट सबमिट होनी है। जब रिपोर्ट हाथ में आएगी, उस रिपोर्ट को शायद पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो निष्पक्ष हैं या नहीं है। दूसरा, कि जज ने खुद कहा था कि देखिए, हम अगर चले जाएंगे, अगर आप इस तरीके से रोकेंगे, दोनों पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष ने और हिंदू पक्ष, इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर जज साहब चाहें तो वो एडवोकेट कमिश्नर के साथ जा सकते हैं वहां पर। तीसरी जरूरी बात कि कहां पर वीडियोग्राफी हो सकती है, बेसमेंट में क्या वीडियोग्राफी हो सकती है, उस पर भी आज क्लैरिटी होगी। और चौथा, कि किस दिन से दोबारा इस सर्वे की कोशिश की जा सकती है, सर्वे को किया जा सकता है। और अगर कोर्ट ने यह पाया कि पिछले 2 कोशिशों में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की है, तो उनके खिलाफ भी जज कुछ न कुछ टिप्पणी या सजा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इस बीच जब कोर्ट का आदेश था, इसके बावजूद वहां पर विरोध जमकर नजर आया। तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या उस पर भी निर्णय होगा, फैसला आएगा? ये भी अब से ठीक कुछ देर के बाद में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वक्त, ये कहा जाए मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वक्त बाकी है जब ये स्पष्ट हो जाना है। लेकिन एक और बात, जिस तरह से आशुतोष भी हमारे साथ में बने हुए हैं, आशुतोष, ज्ञानवापी के अलावा आज अलग अलग विषयों पर भी आज सुनवाई होनी है, चाहे बात ताजमहल को लेकर हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, एक तो पहले से ही ये कहा जा रहा था अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अयोध्या का तो मसला सॉल्व हो गया, लेकिन काशी और मथुरा, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था, ये दोनों मामले अब धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे। और उसी की शुरुआत अब एक तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तरफ से हो चुकी है और काशी से हो चुकी है। इसके बाद हमने देखा कि मथुरा का मसला जो है वो शुरू हो चुका है, साथ साथ जो आगरा का मसला है वो शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जो एक एजेंडे की बात कही जा रही थी अयोध्या के बाद, वो एजेंडा देश के दूसरे हिस्सों में और जो दूसरे धार्मिक स्थलों पर लागू हो सकता है, कुछ वैसा ही अब कुछ धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर अब सिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ा दी गई है। कोर्ट रूम के बाहर जो भी लोग हैं उनको अब हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है उसने एक तरीके से सुरक्षा घेरा धीरे धीरे बनाया जा रहा है। और अब से चंद मिनट बाद, मतलब लगभग 12 बजे के आसपास, जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा। और ये फैसला ज्ञानवापी मस्जिद के लिहाज से जो पूरा विवाद चल रहा है वो बेहद अहम साबित होने वाला है। ये फैसला न सिर्फ श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर है, बल्कि एक तरीके से जब देखा जाएगा तो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उसका भी एक रास्ता खोलेगा। क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट के पास कोई स्पष्ट जो सबूत है या साक्ष्य है वो मस्जिद के अंदर का अभी तक नहीं है। लेकिन अगर सर्वे होता है और सर्वे और वीडियोग्राफी होती है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि मस्जिद के तहखाने के अंदर, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है, उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि ये स्थिति स्पष्ट न हो पाए, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने एड़ी से चोटी तक का जो जोर है वो अपना लगा दिया है, ताकि वो किसी तरीके से जो मस्जिद के तहखाने का जो रहस्य है वो बाहर ना आ सके। शायद यही उसके लिए उसने सड़क से लेकर अदालत तक। जी बिल्कुल आशुतोष, अंकित भी लगातार बढ़े हैं। अंकित, लेकिन आप जो वर्शिप एक्ट की बात कीजिए, 1991 की बात की जाती है, उसकी दलीलें इस संदर्भ में क्या कह दी गई?
देखिए, मुस्लिम पक्ष ने जरूर दलीलें दी कि वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से जो भी कोर्ट कोशिश कर रहा है कराने की, जो वीडियोग्राफी की है, वो मान्य नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, दो अहम पहलू हैं अनंत वर्शिप एक्ट 1991 के। कम से कम अभी जिस स्टेज पर ये जो पूरा केस है उसमें उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि ये मालिकाना हक को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि देखिए इस जमीन पर किसी और का था या यहाँ पर उससे पहले क्या चीज थी। यहाँ पर बात हो रही है एक बड़े छोटे एम्बिट की, कि वहां पर जो एक इलाका है उसकी वीडियोग्राफी हो, उसका फैक्ट फाइंडिंग उसकी हो सके, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कहां तक लोगों को इजाजत दी जाती है उसके अंदर घुस के पूजा करने की। मालिकाना हक जो बेसमेंट का है उसके ऊपर की बात है। लेकिन जब आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे नैना और आप लोग बात कर रहे थे कि आज देखिए ताजमहल को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, साथ ही साथ कुतुब मीनार को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं मथुरा में भी को लेकर भी हियरिंग चल रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में अयोध्या का जो डिसीजन आया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अयोध्या के वर्डिक्ट में बहुत साफ तौर से लिखा गया है कि ये वर्डिक्ट एक एक्सेप्शन है और किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट में इसका प्रेसिडेंस नहीं चलेगा और 1991 वर्शिप एक्ट की मान्यता होगी। तो या तो जो एक पिटीशन 1991 वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है उसके ऊपर कुछ सुनवाई आए, उसको निरस्त कर दिया जाए तो ये बात खुलती है, या फिर जो पार्लियामेंट है वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करे तो वो बात खुलती है। तो एक बड़ा जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जो बात चल रही है उसमें अयोध्या जैसी कुछ चीज हो पाए, वो होने के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि इन बिंदुओं पर भी और मुझे लगता है उसके लिए तो बहुत थोड़ा सा और वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद में फिर दोनों ही पक्षों ने कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन अभी तो सर्वे तो हो, सर्वे को लेकर इस बीच अलग तरह की तस्वीर नजर आई। आशुतोष भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष, वहां की हलचल भी हमें बताइए। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है अब। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएं उससे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो 1991 के वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी मंदिर में ऐसा नहीं है कि पहली बार इसके पहले दर्शन नहीं होता था। 1991 के पहले यहाँ पे लगातार दर्शन होता था। 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उस दौरान फिर उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर मंदिर में जो प्रतिदिन दर्शन होता था उससे बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि साल में सिर्फ एक बार जो नवरात्रि की जो चतुर्थी होती है, चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी होती है, उसी दिन सिर्फ मां श्रृंगार का दर्शन होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कहीं भी किसी तरह का ये बिल्कुल अभी नहीं बनता है। और इसी को ग्राउंड बनाकर जो हिंदुवादी संगठन है, जो श्रृंगार गौरी से जो जुड़ी हुई जो महिला याचिका करता है, उन्होंने आशुतोष मैं वापस लौटूं, लेकिन दर्शकों को लगातार हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि अब से बमुश्किल 4 से 5 मिनट का वक्त है कि जब ज्ञानव्यापी पर और कोर्ट कमिश्नर पर इन दोनों पर फैसला आने वाला है। कोर्ट की तरफ से कुछ ही देर में ज्ञानव्यापी पर भी कोर्ट का फैसला होगा और कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर के जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बारे में 9 तारीख को सुनवाई भी हुई थी और फिर आज उसका भी फैसला सामने हो जाएगा। लेकिन दो बातें आशुतोष अंकित ने अपने जवाब के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो ये कि वर्शिप एक्ट 1991 का फिलहाल हवाला दिया जाना तर्कसंगत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मामला है, फिलहाल जो मामला है वो किसी के मालिकाना हक को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ 5 महिलाओं ने जो याचिका दायर की पूजा करने को लेकर के, उसके समानांतर ये विवाद रहा कि जो मस्जिद का जो इलाका है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, उसकी जांच करने के लिए सिर्फ वीडियोग्राफी करनी है। इस वीडियोग्राफी के बाद स्टेटस को में कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर लोगों के बीच में ये संदेश सीधा क्यों नहीं? आशुतोष, अंकित ये सवाल मुझसे है? जी आशुतोष। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 1991 के वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है, आपको स्पष्ट हम बता दें कि यहाँ पर अगर श्रृंगार गौरी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर 1991 के पहले से ही लगातार दर्शन होता आया है। उसके बाद जब 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद फिर दर्शन पूजन को रोक दिया गया था और जो मस्जिद परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और साल में सिर्फ एक बार दर्शन की इजाज़त दी गई थी, वो चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन। लेकिन अब यहाँ की फिलहाल अगर बात करें तो अब से
सिर्फ चंद मिनट बाद, मतलब 2 से 3 मिनट बाद जो फैसले की घड़ी है वो फैसला आने वाला है, क्योंकि ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े हुए मसलों को लेकर, चाहे वो मसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें उसे लेकर हो या फिर श्रृंगार गौरी को लेकर हो। इसके बाद ही जो आगे का रास्ता है वो तय किया जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या कोर्ट कमिश्नर जो अजय कुमार मिश्रा है वही एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ इस बात को लेकर ये स्पष्ट राय हो जाएगी कि तो जो तहखाने की जो तहखाना है वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा। उसकी जो चाबी है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास, वो क्या चाबी कोर्ट कमिश्नर को सौंपते हैं। इसके साथ जो जिला प्रशासन का रुख क्या होता है, जिला प्रशासन के रुख को लेकर भी हिंदूवादी जो संगठन थे उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन का जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अब हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पूरे तरीके से पुलिस ने इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, चारों तरफ सिर्फ एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट रूम के अंदर की। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और अब से चंद मिनट बाद कभी भी ये फैसला आ सकता है। और निश्चित तौर पे ये फैसला न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। खासतौर से बनारस के लिहाज से बात करें तो बनारस का जो फिलहाल जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये आगे का रास्ता खोलता है। आपको बता दें कि जब सर्वे के दिन यानी 6 तारीख को सर्वे के दिन जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी उस दौरान भी भारी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या में, मतलब आप ये समझिए कि मंदिर परिसर से लेकर जो चौक का इलाका है वहाँ तक मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे वो नमाज अदा करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए थे और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। कहा यह गया कि कहीं ना कहीं सर्वे की जो कार्रवाई है उसे रोकने के लिए आशुतोष अपनी बात आप पूरी करें, लेकिन अगर साथ साथ आप वहां की तस्वीरें भी दिखा पाएं कि कोर्ट परिसर में इस वक्त क्या स्थिति है, हमारे दर्शक सीधे देख पाएंगे। मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुई थी तो उस दौरान भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो मस्जिद परिसर से बाहर निकल गए थे और उन्होंने एक तरीके से जो मेन गेट पर जो जहां पे ताला लगा होता है वो रास्ता रोक दिया गया था, सर्वे टीम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। इसके साथ ही उसके बाद जब कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग हुई थी, कोर्ट कमिश्नर के लिए कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, एक पार्टी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें बदला जाए। उनका यह भी कहना था कि कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि कोर्ट ने कभी भी प्लाट संख्या 1991-30 का जो हवाला दिया है लेकिन उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो डिसाइड नहीं है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे या फिर वीडियोग्राफी कराई जाए, बल्कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था हिंदू जो देवी देवताओं से जुड़े हुए श्रृंगार गौरी है और जो अन्य देवी देवताओं के विग्रह हैं और उसके अलावा जो तस्वीरें हैं उनका सर्वे और वीडियोग्राफी